कर दिया। नमस्कार साथियों, मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले टेलीग्राम पे बताया ही था या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैंने बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी कि आज से हम रेगुलर हिंदी की क्लासें लगाएंगे। अभी जैसे कि कोई वैकेंसी सामने है नहीं, तो आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो और जिस एग्जाम में हिंदी जुड़ता है या हिंदी के सवाल आते हैं वो आपके लिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स हैं, आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करते रहना। हिंदी की रेगुलर क्लासें रहेगी, अब हमेशा आपको हिंदी की क्लास मिलेगी शाम को 5 बजे के बाद में। ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, 10-10, 12-12, 15-15 मिनट के बनाएंगे। थोड़ा लंबा होगा, वैसे अपने पास में अभी कोई एग्जाम वगैरह तो है नहीं। अपन बात करते हैं हिंदी के ऊपर। तो हिंदी में आज हम बात करेंगे हिंदी शब्द एवं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। सबसे पहले देखते हैं तो जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द कैसे बना है। हिंदी शब्द जो है ये आपको पता हो तो भारत की सबसे प्राचीन नदी, भारत की सबसे प्राचीन नदी जो थी कौन सी थी? आपको पता है, सिंधु। सिंधु के पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे वो कहलाते थे आर्य, जिसको अपन कहते हैं, अपने भारत को भी आर्यवर्त कहते हैं। तो आर्य लोग रहते थे सिंधु के पश्चिम में, और सिंधु के दूसरी साइड ईरान के लोग रहते थे। तो वो जो ईरानी लोग थे वो स के स्थान पे किसका प्रयोग करते थे? ह का। किसका? ह का। त और थ या द या प और फ, इनके स्थान पे ये प्रयोग करते थे त, और इनके स्थान पे ये प्रयोग करते थे फ। ये कुछ शब्दों का अलग अलग मतलब उनके बोलने का ढंग था या तरीका था। जैसे ईरान के लोग स को ह बोलते थे तो सिंधु को वह ईरानी लोग हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू। हिंदू का ही धीरे धीरे बिगड़ा हुआ रूप, जिसको अपभ्रंश कहते हैं, वो होता है हिंदी। तो हिंदी जो शब्द है किस भाषा का है? तो हम कह सकते हैं ईरानी। ईरानी का ही पहले नाम था फारसी, फारसी को ही कहते हैं पारसी। तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि जो हिंदी है किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है उसको आप ईरानी भी कह सकते हो, ईरानी के स्थान पे फारसी भी कह सकते हो, पारसी भी कह सकते हो। अब अपने से सवाल पूछेंगे ये कि हिंदी भाषा जो हिंदी शब्द है किस भाषा का है। सवाल दो तरीके से पूछेंगे कि निम्न में से हिंदी शब्द किस भाषा का नहीं है। तो 3 शब्द तो अपने को यही देखने को मिलेंगे, ईरानी, फारसी, पारसी, और चौथा कोई और दूसरा दे देगा तो वो उस भाषा का शब्द नहीं होगा। और सीधा पूछे कि भाई हिंदी शब्द है ये किस भाषा का है, तो अपन आराम से ये तीनों याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भाषा के ऊपर। किसके ऊपर? ध्यान रखना, हिंदी शब्द में और हिंदी भाषा में रात दिन का फर्क है। हिंदी शब्द में और हिंदी भाषा में रात दिन का फर्क है। यहां हमने पहले बात की भाई हिंदी शब्द है ये किसने दिया, कौन सी भाषा का शब्द है। फिर बता रहा हूं हिंदी शब्द ईरानी, फारसी, पारसी तीनों एक ही है, इनका शब्द माना जाता है, इस भाषा का शब्द है। परंतु यहां ध्यान रखना, अगर सवाल पूछे कि जो हिंदी शब्द है ये सबसे पहले कहां के लोगों ने दिया था, तो ईरान के। किसके नाम पर पड़ा है? तो सिंधु के नाम पर। तो ये हमें वहां एग्जाम में सवाल पूछे ना, उनके ऊपर सोच समझ के आंसर देना है। अब हम बात करते हैं भाषा की। दोस्तों, भाषा जो है संस्कृत की भास धातु से, किससे? भास धातु से बना है। संस्कृत की भास धातु से बना है। भास धातु का मतलब होता है प्रकट करना। भास धातु का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। अब प्रकट करना, तो प्रकट क्या करेंगे? प्रकट हम अपने मन के भाव या विचार प्रकट करेंगे। और क्या प्रकट करेंगे? तो प्रकट क्या करेंगे? भाव या विचार। भाव या विचार।
ये प्रकट करेंगे। तो अब यहाँ एक डेफिनेशन बनती है, हालांकि एग्जामों में डेफिनेशन नहीं पूछते, परिभाषा नहीं पूछते हैं, तो हमें यहाँ एक बहुत अच्छी परिभाषा मिलती है कि मानव द्वारा, या मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने मन के भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझता है, वही भाषा कहलाती है। वापस बोल रहा हूं, सुनना। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के भावों को समझता है, वही भाषा है। तो भाषा कौन सी धातु से बनी है? भास धातु से। भास धातु किस भाषा की है? संस्कृत की, क्योंकि आपको पता हो सभी भाषाओं की जननी आदि भाषा या प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत थी। तो संस्कृत के भास धातु से बना है और भास का मतलब होता है प्रकट करना। प्रकट क्या करेंगे? प्रकट करेंगे हम अपने मन के भाव और विचार। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जो चीज बताई है समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। क्या होती है भाई? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही तो होगी, और क्या होगा भाई? मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊं, तो ये क्या है? ये मैं अब माध्यम में, अब मैं इसको प्रकट करूंगा तो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। और किसके माध्यम से प्रकट कर सकते हैं ना? तो विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? भाषा। अब भाषा विचार अभिव्यक्त हम 3 माध्यम से कर सकते हैं। कितने? 3। सबसे पहले आता है लिखित। क्या आता है? लिखित। लिखित के बाद में नंबर 2 पे आता है मौखिक। क्या आता है? मौखिक। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है सांकेतिक। क्या आता है? सांकेतिक। ये ध्यान रखना, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। माध्यम कितने? 3। कौन कौन से? एक लिखित, दूसरा मौखिक और तीसरा सांकेतिक। भाई मेरे मन में विचार आया तो मैं आपके सामने लिख कर प्रकट कर सकता हूं, लिखित हो गया। मैं आपके सामने जैसे अभी बोल रहा हूं, मौखिक हो गया। और न मैं बोलता हूं न मैं लिखता हूं, और मैं सीधा इशारों से या संकेतों के माध्यम से अगर आप तक कोई बात पहुंचा रहा हूं तो वो सांकेतिक भाषा हो गई। अब यहां एक बात ध्यान रखना, विशेष करके लिख लेना। विशेष नोट डालते हो ना, उसको हिंदी में बोलते हैं विशेष। विशेष करके डाल देना। भाषा अभिव्यक्ति के सवाल पूछे कि भाषा अभिव्यक्ति के मुख्य माध्यम कितने हैं, तो वो तो होंगे 2। ये मुख्य है, ध्यान रखना। सवाल पूछे कि भाषा या विचार अभिव्यक्ति के जो मुख्य माध्यम हैं कितने? 2। मुख्य शब्द बीच में आए तो। और सामान्य सिंपल सा पूछे कि विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं तो 3। समझ में आई ना? लिखित, मौखिक, सांकेतिक, तीनों समझ में आ गए होंगे। भाई जो विचार हम लिख कर प्रकट करते हैं वो लिखित, जो विचार हम बोल करके प्रकट करते हैं मौखिक, और न बोले न लिखे और सीधा संकेतों के माध्यम से समझाया। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस को, है ना, वो कैसे संकेत करता है। या फिर हम जब अपने घर पे बैठे होते हैं तो अपने जैसे कोई अपने से नजर मिलाता है तो हम उसके सामने संकेत करते हैं कि भाई थोड़ा पानी पिला या भोजन करना है, या जो कुछ मतलब संकेत करते हैं, तो सामने वाला वो समझ जाता है कि ये हमसे क्या कहना चाहता है, तो वो होता है हमारा सांकेतिक। तो ये तो हमारे थे माध्यम। अब से देखते आगे क्या है। हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का जो कालक्रम है उसके ऊपर हमें विशेषकर ध्यान रखना। यहां से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया है। देखो, कर्म और कर्म के साथ में काल चलता है। कर्म के साथ में काल चलता है। तो जो कर्म होगा वो सबसे पहले सभी जानते हैं कि सभी भाषाओं की जननी आदि भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी? संस्कृत। संस्कृत के बाद में बनी पाली। क्या? पाली। और पाली के बाद में बनी प्राकृत। प्राकृत क्या जो अगला रूप था वो था अपभ्रंश। अपभ्रंश को ही शोरसेन कहते हैं, ध्यान रखना। अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ? बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश कहते हैं ना, उसमें अपभ्रंश पड़ा मतलब बिगड़ गया। तो जो ये है अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही कहते हैं शोरसेनी, और शोरसेनी से ही हमारी भाषा हिंदी का निर्माण हुआ है।
किससे? अपभ्रंश शोरसैनी। अगर दोनों साथ में हो, भाई ऑप्शन में दोनों साथ में दिए हुए हो, ए में अपभ्रंश शोरसैनी, तो हमारा सही होगा। अगर दोनों अलग अलग दे रखे, भाई अपभ्रंश ए में है और शोरसैनी बी में है, तो वहां हमें ध्यान रखना शोरसैनी को ही महत्व देना है, क्योंकि शोरसैनी के माध्यम से ही हमारी हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। आवाज नहीं करनी है। हाँ, ये तो था इसका क्रम। वापस देखो, संस्कृत, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही शोरसैनी कहते हैं, और शोरसैनी से हमारी भाषा हिंदी का निर्माण हुआ है। अब यहां एक बात विशेष कर ध्यान रखना, दो भाषाओं के मध्य, भाई दो भाषाओं को बनने में मिनिमम 500 वर्षों का समय लगता है। भाई एक भाषा से दूसरी भाषा बनती है ना, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, समय होता है, वो 500 वर्षों को उसका माध्यम माना जाता है कि भाई 500 वर्षों में एक भाषा से दूसरी भाषा में बदल जाते हैं। ये क्रम हमने देखा है। अब संस्कृत को दो भागों में बांटा हमने, कितने में? दो में। एक तो थी वैदिक, दूसरी थी लौकिक। तो सर ये वैदिक और लौकिक क्या होती है? वैदिक वो भाषा होती है संस्कृत की जिसमें वेद, उपनिषद वगैरह लिखे गए हैं, और लौकिक भाषा जो लोक यानी सामान्य लोगों में प्रचलित थी वो लौकिक है। यहां देखेंगे अपन एक बात, यहां विशेष ध्यान से देखना, अगर सवाल पूछे कि वैदिक संस्कृत का समय माना जाता है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, हमेशा ध्यान रखना ईसा पूर्व घटता है, ईस्वी बढ़ता है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है। अब यहां सवाल दो प्रकार से पूछेंगे, आपसे पूछेंगे संस्कृत का समय है, संस्कृत का समय है, तो वहां आपको ये नहीं बताना है, वहां आपको ये चीज बतानी है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। ये मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। संस्कृत का पूछे ना कि भाई संस्कृत का जो टाइम है या समय है क्या है, तो 1500 ईसा से लेकर ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। और अगर इन दोनों को अलग अलग पूछे भाई वैदिक संस्कृत का समय तो 1500 से 1000, और लौकिक का पूछे तो 1000 से 500, इस प्रकार से अपने को बताना है। इसके बाद में आती है पाली, और पाली का जो समय है ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी, क्योंकि जीरो यहाँ नहीं लिखते, जीरो अशुभ माना जाता है, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक जो है ये पाली का जो क्या बोलते हैं इसको समय माना जाता है, ये पाली भाषा का समय माना जाता है। ध्यान रखना पाली में ये जो आप लिखते हो ना पाली, ये एक जिला है, क्या है? जिला, जिला भी है, और अब तो इसको संभाग भी बना दिया है, आपको पता होगा। तो ये एक जोधपुर के पास में पड़ने वाला जिला है, परंतु ये एक भाषा है, क्या है? भाषा। तो पाली का समय क्या होगा? 500 से 1 ईस्वी तक। पाली के बाद में जो आई अगली भाषा प्राकृत, प्राकृत का जो समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राकृत भाषा का समय माना गया है। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश को शोरसैनी कहते हैं, और इनका जो समय है 500 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो है हमारी अपभ्रंश या शोरसैनी का समय। वापस एक बार अच्छे से इसको देख लो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले लो, मैं 2 मिनट साइड में हो जाता हूं। 1 मिनट रुको। जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं ना, वो किस भाषा में है? पाली में। कौन से ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ। और जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, जैन ग्रंथ, वो जैन ग्रंथ किस भाषा में होंगे? प्राकृत में। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब चलते हम आगे। विशेषकर एक बात ध्यान रखना, हिंदी भाषा का जो मानक समय माना जाता है वो 1100 ईसा पूर्व माना जाता है, 1100 ईस्वी, बार बार ईसा पूर्व आ रहा है। हिंदी भाषा का मानक समय, यहीं से सवाल पूछेंगे, यहां से पूछने के चांसेस तो न के बराबर है, बिल्कुल, मतलब बहुत बड़े एग्जामों में सवाल पूछेंगे, पर अगर अपने से सवाल पूछेंगे ना तो ये बताया था आपको क्या, हिंदी भाषा का समय 1100 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक, ये नहीं बताया, ये भी देख लेना। हिंदी भाषा का समय क्या है? 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय तक।
हमें सवाल यहां से पूछे जाएंगे कि हिंदी भाषा का जो मानक समय है वो क्या है, तो वो 1100 ईस्वी मानक समय माना जाता है। मानक मतलब एक ब्रांड, मतलब एक क्या बोलते हैं, परफेक्ट टाइम। इस 1100 ईस्वी तक आते आते हिंदी का प्रचलन तो ज्यादा हो गया था, और इनसे पहले अपभ्रंश शोरसेन थी, उसका भाग जो प्रयोग करने वाले लोगों का जो संख्या थी वो कम होने लगी थी। तो ये विशेषकर ध्यान रखना, मानक समय वाला अपने से पूछा जा सकता है। अब एक थोड़ी छोटी सी बात करते हैं लिपि की। भाई लिपि क्या होती है? लिपि नाम सुनते हैं ना, लिपि होती क्या है? तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं को ही हम लिपि कहते हैं। क्या भाई? किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए या शुद्ध लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, और उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कैसे? जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो आप देख रहे हो 11 स्वर है, ये क्या है? ये चिन्ह है, और इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ये आप याद समझ गए होंगे लिपि किसको कहते हैं। ये सवाल नहीं पूछते, फिर भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए हमें। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। बच्चे बच्चे को पता है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि, यहां अच्छा सा सवाल क्या है कि देवनागरी लिपि का जन्म कौन सी लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेंगे। अगर पूछा अच्छा लेवल का सवाल तो देवनागरी लिपि की लिपि कौन सी है? तो वो ब्राह्मणी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि। अब यहां एक बात और हमें ये ध्यान रखनी कि भाई देवनागरी लिपि जो है ये हिंदी भाषा के अलावा और किस किस की लिपि है? तो ध्यान रखना, गुजराती, मराठी, संस्कृत और नेपाली। जो ये आप भाषाएं देख रहे हो, ये गुजराती, मराठी, संस्कृत और नेपाली, ये इनकी जो लिपियां हैं, इसकी लिपियां भी कौन सी है? ये हिंदी, अपनी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो भी इनकी। तो आपके लिए एक सवाल अच्छा सा यहां मैं छोड़ रहा हूं, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि राजस्थानी जो भाषा है इसकी लिपि कौन सी है? सवाल वापस सुनो, राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो ये अपने को यहां समझ में आ गया कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जो देवनागरी लिपि है ये गुजराती, मराठी, संस्कृत और नेपाली इनकी भी लिपि मानी जाती है। बात करते हैं इनसे आगे। तो देवनागरी लिपि का जो अंतिम वर्ण है, ये देखो सवाल यहां से अच्छे अच्छे बनते हैं, लेवल वाले सवाल यहां से बनते हैं। देवनागरी लिपि की जो लिपि का अंतिम वर्ण है वो कौन सा होगा? वो होगा ज्ञ, ज्ञानी वाला। कौन सा? ज्ञ। और यहां दूसरी बात देखो, हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण, दोनों में फर्क है। तो हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण होता है ह। कौन सा होता है? ह। तो सर इसके बाद वाले क्यों नहीं होते? ह के बाद में एक आता है क्ष, एक आता है त्र, एक आता है ज्ञ। तो सर ये तीनों क्यों नहीं होते? क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। तो इनको तो हम क्या करते हैं? क्ष, इसमें आधा क और आधा ये स पूरा, ये इससे मिलकर के ये बनता है। इससे जैसे आधा त प्लस र, ये ज्ञ है, ये आधा ज प्लस ज्ञ से मिलकर के बनता है। तो इनको हम क्या करते हैं? इनको हम उसी वर्ग में रख लेते हैं। जैसे ये है तो इसको क वर्ग में रख लिया, ये है तो इसको त वर्ग में रख लिया, ये है तो इसको ज वर्ग में रख लिया। तो ये ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला की जो अंतिम व्यंजन है वो, सॉरी अंतिम वर्ण है वो तो ह होगा, जबकि देवनागरी लिपि का अंतिम वर्ण ज्ञ होगा। ज्ञ, ज्ञानी वाला जो होता है वो। ये विशेष कर ध्यान रखना, यहां से कंफ्यूज करने वाले होंगे कि अपने से सवाल पूछेंगे देवनागरी लिपि का अंतिम वर्ण क्या होता है और पहला ही ऑप्शन अपने सामने ह होगा, या तो अपने को वहां पर अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हिंदी देवनागरी लिपि है इसका अंतिम वर्ण तो ज्ञ होता है, जबकि हिंदी वर्णमाला का अंतिम वर्ण तो ह होता है। समझ में आ गई होगी? चलते आगे। अब जो अपन बात करते हैं भाषा की,
किसकी? भाषा की। तो भाषा से पहले अपने को कुछ बातें यहां सीखनी होगी। ये चीज मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये जो है, ये छोटा वाला अंदर ही अंदर, ये हमारा घर, क्या है? घर। ये हमारे आसपास, ये जो आप देख रहे हो ये है तहसील, ये है तहसील, ये है जिला, ये है राज्य, और इसके बाद वाला देखते हैं तो वो होता है देश। ये चीज डायग्राम है। इसके माध्यम से जो घर में हमारे आसपास में जो घर के वातावरण में जो बोली जाती है उसको बोलते हैं मातृभाषा। क्या बोलते हैं? मातृभाषा। हमारे आसपास में जो बोली जाएगी वो होगी बोली। क्या होगी? बोली। ये हमारा घर, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये हमारा आसपास है, हमारा गांव है। तो इसमें जो बोली जाएगी वो को क्या होगी? वो बोली होगी। इससे जस्ट ऊपर हम देखते हैं तो ये वाला डायग्राम आप देख रहे हो तहसील वाला, इसमें जो बोली जाएगी उपबोली। क्या होगी? उपबोली। इसके बाद में जो ये आप देख रहे हो ये हमारा जो राज्य वाला है, इसमें जो बोली जाएगी वो होगी राजभाषा। राजभाषा। और जो ये बड़ा वाला सबसे अंतिम वाला जो आप देख रहे हो जिसको हमने देश की संज्ञा दी है, तो यहां जो बोली जाएगी वो होगी राष्ट्रभाषा। कौन सी? राष्ट्रभाषा। सबसे पहले हम बच्चा जब अपने घर में अपनी माँ के मुंह से या अपने परिवार वालों से सीखते हैं उसको बोलते हैं मातृबोली। मातृभाषा भी कहते हैं, मातृबोली भी कहते हैं। बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है उसका क्षेत्र बढ़ता है और जो अपने गांवों के आसपास में या गांव में जो बोली जाती है वो बोली कहलाती है। गांवों से जैसे हम तहसील में जाते हैं, हमारा तहसील स्तर आता है, वहां पर जो बोली जाएगी वो उपबोली होगी। जैसे हम जिले में प्रवेश करते हैं तो जिले के दायरे में जो बोली जाएगी वो उपबोली होगी। क्या होगी? उपबोली। और जैसे ही हमारा राज्य है, राज्य की जो पूरी भाषा होगी वो क्या होगी? वो होगी राजभाषा। और जो हमारे राष्ट्र की भाषा होती है वो होती है राष्ट्रभाषा। तो क्या हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है? बिल्कुल नहीं, हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो सर राष्ट्रभाषा का दर्जा हम हिंदी को दे सकते थे। जब नया सर्वेक्षण करेंगे तब भारत की राष्ट्रभाषा को हिंदी को दर्जा दिया जाएगा। परंतु जब 1960 या 65 के आसपास जब सर्वेक्षण हुआ था उस समय भारत का ये दुर्भाग्य ही माने कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं या भारत का बात छोड़ो किसी भी देश में रहने वाले लोगों में लगभग 60% जनसंख्या ऐसी होनी चाहिए जो उस भाषा को बोलती हो और उस भाषा को सीखती हो, तो वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। पर हमारे भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत में रहने वाले 60% लोग न तो हिंदी बोलते हैं और न हिंदी बोलने की जो बोलते हैं उसको समझते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य था। अब जब नया सर्वेक्षण होगा तो हिंदी को बिल्कुल राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो ये जो मैं आपके सामने लाया, मातृभाषा घर परिवार में, बोली आस पड़ोस में, उपबोली तहसील जिला स्तर में, राजभाषा राज्य में, राष्ट्रभाषा पूरे देश में। यहाँ एक विशेषकर ध्यान रखना, हिंदी जो है राजभाषा है। कौन सी है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। विशेषकर ध्यान रखना, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहां एक शब्द आता है बीच में, राजनयिक भाषा क्या होती है? सर ये बताइए, राजनयिक भाषा क्या होती है? जब दो देश एक दूसरे के मध्य पत्राचार करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, वो पत्र व्यवहार जिस भाषा में होता है वो होती है राजनयिक भाषा।
कौन सी? राजनयिक भाषा। राजनयिक भाषा दो देशों के मध्य जो पत्राचार होता है, पत्र व्यवहार होता है, और वो पत्र जिस भाषा में होगा ना, वही होगी हमारी राजनयिक भाषा। कौन सी? राजनयिक भाषा। सवाल ये पूछे जा सकते हैं ऐसे। बात करें कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की, किसकी? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की, तो ध्यान रखना मलयालम। मलयालम करके एक भाषा आती है चीनी की। किसकी? चीनी की। मलयालम ऐसा करके, मलयालम करके एक भाषा आती है, वो होती है चीनी की है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है वो भाषा है। अगर नया सर्वेक्षण जब भी होगा तो ध्यान रखना विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी भाषा होगी। पर अब जब तक सर्वेक्षण नहीं होता है, पुराने आंकड़ों को देखेंगे, तब तक वो चीनी की मलयालम करके एक भाषा है उसको बोली जाती है। तो सर हिंदी का स्थान कौन सा होगा? विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? वर्तमान में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा। परंतु जैसे ही नया सर्वेक्षण आएगा हिंदी पहले नंबर पे होगी, क्योंकि विश्व में बहुत ज्यादा अगर बात करें कि क्षेत्र में हिंदी भाषा को बोलते भी है और समझते भी है, तो जब भी नया सर्वेक्षण होगा तो हिंदी भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होगी। बात की जाए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो सबको पता है हिंदी होगी। कौन सी? हिंदी। बात ये हमने भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक या जो भाषा है उसके बारे में बात की है, तो वो हिंदी है। जबकि बात करें भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली जो होती है वो है भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। ये इसके ऊपर आप IMP लिख लेना, सवाल आने वाले कुछ ही एग्जामों में आपको ये देखने को मिलेगा। भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली या सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जो हमारे भाई हमने हिंदी भाषा की बात करें तो उसमें संविधान में भी तो इसका प्रमाण होगा, इसको लिखा हुआ होगा, तो है कहां पर है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। कितनी? 22। भारत की जो 22 भाषाएं हैं इसको 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है, मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है तो देखते हैं। मूल संविधान में 14 थी, यहां ध्यान रखना मूल संविधान में कितनी है, ये मूल की बात कर रहा हूं मैं, तो मूल में तो 14 थी। 14 कौन कौन सी? असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिली, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत और हिंदी। ये जो 14 आप देख रहे हो ये तो मूल संविधान में थी। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं उसमें से 14 तो मूल संविधान में थी। इसके बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई है। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, कब जोड़ी गई है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो 15वीं भाषा थी वो थी सिंधी। कौन सी? सिंधी। इसको 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। ध्यान रखना 15वीं भाषा कौन सी है? सिंधी। इसको कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, उस समय ये 15वीं भाषा इसमें जोड़ी गई है। बात करें 16, 17, 18, 16 पे आते हैं मणिपुरी, 17 पे आती है नेपाली, 18 पे आती है कोंकणी। ये जो 3 है 16, 17, 18, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में, यानी कि 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब ये 16, 17, 18 जोड़ी गई थी। ये 18 तक हो गई। 19, 20, 21, 22, 19वीं कौन सी? डोगरी, 20वीं बांडो, 21वीं मैथिली और 22वीं संथाली। ये जो 4 भाषाएं आप देख रहे हो 19, 20, 21 और 22, इनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। ये जो चीज है ये अच्छी चीज है, काम की चीज यही है
कि भाई आपसे सवाल पूछेंगे कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 71वें संविधान। कब जोड़ा गया? 1992 में। सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं, डोगरी, बोंडो, मैथिली, संथाली को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 92वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 2003 में। तो अभी हमने ये बात की है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं इसके बारे में। तो क्या इसमें हमारी राजस्थानी भाषा को स्थान देखा आपने? नहीं, राजस्थानी भाषा का स्थान इसमें नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है भाई? राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि राजस्थानी भाषा है, एक है डिंगल और एक है पिंगल। जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में डिंगल का बोलबाला है, सर्वाधिक बोली जाती है डिंगल में। जितने भी साहित्य, चारण साहित्य डिंगल भाषा में है। और पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है वो पिंगल है। अब मेन चीज यहां, अगर मान लो अगर राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह मिलती है तो वो डिंगल को ही मिलेगी, पिंगल को नहीं मिलेगी। अब जैसे इनको 8वीं अनुसूची में जगह दे तो ये विरोध करते और इनको तो दे नहीं सकते, क्योंकि जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वो डिंगल में है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण से राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है। बात करते इनसे आगे। भारतीय संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। वापस सुनना, भारतीय संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद पूछे तो 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। राजभाषा का बोले तो हिंदी। सीधा सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदी का प्रावधान कौन से अनुच्छेदों में है, तो 343 से लेकर 351 के मध्य जितने भी अनुच्छेद आते हैं उसमें हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया है। बात करें 343(1) में, तो उसमें लिखा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और संघ की जो लिपि है ये होगी देवनागरी। 343(1) में लिखा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और इस हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी होगी। कहाँ लिखा हुआ है? 343(1) में। बात करें 345 में, तो 345 में लिखा हुआ है कि भाषा चुनने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, वो स्वतंत्र है, कोई भी भाषा चुन सकता है। कहाँ लिखा है? 345 में। 348 और 349 में लिखा गया है कि न्यायालयों में जो न्यायालय है इसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होगी उसके बारे में प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 348, 349 में इस बात का प्रावधान है कि न्यायालयों में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा। बात करें 351 में, तो हिंदी को सर्वमान्य करने पर बल दिया है कि भाई अगर आने वाले समय में जब भी राष्ट्रभाषा का अगर किसी को दर्जा दिया जाएगा तो वो हिंदी भाषा को ही दर्जा दिया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 351 में, अनुच्छेद 351। जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। ध्यान रखना, हिंदी भाषा दिवस के स्थान पे राजभाषा दिवस भी पूछा जा सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 14 सितंबर ही आएगा उसका आंसर। बात करें राजभाषा आयोग कब आया था, तो ये आया था 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये बाल गंगाधर खर्रे थे। कौन थे? बाल गंगाधर खर्रे। ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खर्रे। किसके अध्यक्ष? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। राजभाषा आयोग कब आया? 1955 में आया। अध्यक्ष बाल गंगाधर खर्रे थे। बात करें राजभाषा अधिनियम की, ये बात आयोग की थी। अब बात करते अधिनियम की, तो अधिनियम आया था 1963 में। कब आया? 1963 में। और इसमें जो संशोधन किया था राजभाषा अधिनियम में, ये 1967 में किया गया था। कब? 1967 में। बात करें राजभाषा विभाग,
राजभाषा विभाग जो बना ये 25 जून 1975 को ये राजभाषा विभाग बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप जितने स्टार लगाना है लगा लीजिए। बात करें राजभाषा अधिनियम 1956 में भी आया था, ऊपर भी बात की 1955 में भी, सॉरी 1963 में भी आया था। भाषा कौशल, भाई ये तो हमने भाषा की बात की है कि क्या होती है, कहाँ इसके प्रावधान हैं, किसको कहते हैं, कहाँ से आई है। तो अब इसके कुछ कौशल भी है। कौशल का मतलब क्या होता है, जैसे भाषा कौशल है, सबसे पहले भाषा को सुना जाता है। क्या किया जाता है, सुना जाता है। सुनने के बाद में बोला जाता है, बोलने के बाद में पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद में लिखा जाता है। ध्यान रखना भाषा कौशल 4 है। कितने, भाषा कौशल 4 है, जबकि भाषा के माध्यम कितने थे, 3। पता है ना, लिखना, बोलना और सॉरी क्या, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, ये माध्यम थे, जबकि ये क्या है, ये कौशल है। क्या है, कौशल, जिसको आप शॉर्ट में सुबोपली भी कहते हो। क्या कहते हो, सुबोपली। ये 4 कौशल है। बात करें आगे, भाषा स्थानीय नहीं होती है। ध्यान रखना, भाषा स्थानीय नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है। भाषा जो है ये परिवर्तनशील होती है। जैसे आपने देखा होगा कामता गुरु प्रसाद थे, इन्होंने भाषा जो संयुक्त अक्षर है ये 3 बताए थे कामता गुरु प्रसाद ने, परंतु वर्तमान में 4 है। तो इसका मतलब ये है कि भाषा स्थायी नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है। बात करें, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। ध्यान रखना, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने अपभ्रंश, जिससे ही तो हिंदी का निर्माण हुआ है, इनके 7 भेद माने हैं। कौन कौन से, पहला आता है सौर सैनी अपभ्रंश। इससे जो ये है हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा का निर्माण हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो माना है पैसाची, इसमें लहदा और पंजाबी, ये पंजाब के क्षेत्रों में बोला जाता है लहदा और पंजाबी, इसका निर्माण हुआ है। बात करें ब्राचंड की, किसकी, तीसरे नंबर पे डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने माना है ब्राचंड को, और इससे जो निर्माण हुआ है वो हुआ है सिंधी भाषा का। बात करें इनसे आगे तो खस, इसको पहाड़ी हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ी हिंदी। बात करें मराठी की तो मराठी से मराठी भाषा का निर्माण हुआ है। बात करें अर्धमागधी से, अर्धमागधी से पूर्ण हिंदी का निर्माण माना है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या है पूछेंगे, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार पूर्ण हिंदी का निर्माण माना जाता है, तो वो किससे होगा, अर्धमागधी से। किससे, अर्धमागधी से। और फिर आता है मागधी, इससे बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, इन भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो ये तो थे भाषा एवं बोली, जो हिंदी भाषा एवं शब्द है, हिंदी शब्द है, इसका सामान्य परिचय। इसके बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। आपको ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।